हेलो स्टूडेंट, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। देखिएगा, हम आगे की बातें करें। पिछले में हमने नेमिंग देख लिया था न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। आपको एनसीईआरटी की एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि एक वर्ड भी नहीं छूटेगी आपसे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगी एक भी नहीं छूटेगी। क्लियर बात है क्या? सारी चीज़ें मैंने नोट्स में डाल दी है। क्लियर बात है। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो वो या तो टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा लिंक में, या तो नीचे आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब क्या देखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए क्या होता है? एसिडिक सब्सटेंस होती है। आपको पता है एसिडिक सब्सटेंस क्यों होती है? पिछले बार में ही हमने पढ़ा था। क्या सर? ड्यू टू फॉस्फेट की वजह से। फॉस्फेट की वजह से क्या होता है? एसिडिक सब्सटेंस होता है। बिल्कुल सर। सर कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। देखना, यहाँ एनसीईआरटी ने थोड़ा सा गलत किया। क्या? डीएनए इज ए एसिडिक सब्सटेंस, आगे कॉमा नहीं दिया था, ठीक है क्या? डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस, आगे कॉमा लगा दीजिए। क्यों बता रहा हूँ आगे? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज आइडेंटिफाइड बाय एफ मिक्सचर। ये एफ मिक्सचर ने नहीं बताया था कि एसिडिक सब्सटेंस होता है। एफ मिक्सचर ने नहीं बताया था, वो अल्टमान ने बताया था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। डी यहाँ पे ये कहना चाहता है डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। फिर आगे बात दूसरी कह रहा है डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ये किसने कहा देखा था? एफ मिक्सचर ने देखा था 1869 में, जो हम पहले बातें कर चुके थे। डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। बिल्कुल सर, निगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर बात है क्या? आपने बताया था कि सर फॉस्फेट में निगेटिव चार्ज आती है, तो उसके कारण डीएनए चार्ज निगेटिव होता है। आरएनए की भी चार्ज निगेटिव होती है। बिल्कुल सर। हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था शुगर। शुगर कौन सी होगी सर? डीऑक्सीराइबोज होगी। नाइट्रोजन बेस कौन सी होगी? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यहाँ सर थाइमिन होती है, और आरएन में क्या होती है? यूरासिल होती है। ये बातें सारी चीजें कर दी गई थी। अब क्या है? स्ट्रक्चर डीएनए की देखिएगा। डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? विनक्लिंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का स्ट्रक्चर कोशिश किया था कि क्या करें, उसको एक्सप्लेन करें। उन्होंने टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की थी? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक इस्तेमाल की थी। ये टेक्निक क्या है? थोड़ा सा देखिएगा। क्या किया था उन्होंने? एक टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें क्या किया था? ये डीएनए डाल दिया था। क्लियर बात है? बिल्कुल सर। और उसको एक्सरे से जब पास कराया था तो उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखी थी। क्लियर बात है? देखिएगा, ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखी। तब वो क्या हुए, उनको ये समझ में नहीं आया लाइंस जो है क्या डिनोट कर रही है। तो वो एक्सप्लेन करने में सफिशिएंट नहीं थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसीलिए चीजें फिर कौन आए कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। किस इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया किसने इस्तेमाल किया? सर वाटसन एंड क्रिक ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। और क्या दिया? एक फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। बिल्कुल सर, एक फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये देखिए डबल हेलिक्स मॉडल। क्लियर बात है? ये चीज दी गई थी। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? सर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्यों? डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में। ये ईयर याद रखिएगा। इससे पहले मैंने एक ईयर बताया था 1869 वाली। क्लियर? ये दूसरी ईयर 1953 वाली इंपॉर्टेंट ईयर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि एफ मिक्सचर ने अपने न्यूक्लिक एसिड का कब देखा था? 1869 में, ठीक है क्या? और डीएनए के स्ट्रक्चर को कब बताया? 1953 में। तो 1869 से ये 1953, करीब करीब 100 साल लग गए क्या? 100 साल लग गए। अब 100 साल क्यों लगे, वही क्वेश्चन पूछ रही है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव, मतलब रहस्यमय बना रहा वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों भैया, ऐसा क्यों हो गया? तो सर ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशन के कारण। आप देखिएगा टेक्निकल लिमिटेशन मतलब क्या हुआ सर? अभी आपको पता है क्या कि अभी हमें क्या पता है कि सर डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगी सर? उसके लिए क्या चाहिए था? माइक्रोस्कोप चाहिए था क्या? तो माइक्रोस्कोप की ही डिस्कवरी कब हुई थी? 1950s के करीब हुई थी। इसीलिए इतना टाइम लगा। तो वही टेक्निकल लिमिटेशन आंसर जाएगा। क्लियर बात हो गई? बिल्कुल सर। अगला आता है डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें। देखिएगा डबल हेलिक्स मॉडल में हम बात कर रहे हैं तो सर पहला क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होती है। देखिएगा डीएनए की दो स्टैंड। क्लियर? डबल स्टैंड डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर बात है? डीएनए डबल स्टैंड होता है, मतलब क्या? न्यूक्लियोटाइड की दो स्टैंड होती है। एक स्टैंड देखो नाइट्रोजन बेस, ये के स्टैंड ये हुई नाइट्रोजन बेस सुगर फॉस्फेट। क्लियर बात है? ये एक न्यूक्लियोटाइड की चैन, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चैन। तो ये क्या हुआ? डबल स्टैंडर्ड हुआ। क्या? यहाँ देखिए ये एक स्टैंड, ये दूसरी स्टैंड, ये दूसरी स्टैंड, ये पहली स्टैंड। क्लियर बात है? तो दो स्टैंडर्ड हो गई क्या? इसीलिए बोल रहे हैं डबल स्टैंडर्ड होती है। सर एंटी पैरेलल होती है। मैंने कहा था सर जिधर ओ एच फ्री वो 3 डैश, जिधर फॉस्फोरस फ्री वो 5 डैश। हमेशा डायरेक्शन कैसे बनती है? 3 से 5।
तो एक की डायरेक्शन हुई ये हुई, दूसरे की डायरेक्शन ये हुई, तो क्या हुआ, एंटी पैरेलल हुए क्या, बिल्कुल सर एंटी पैरेलल हुए। अब करा सर हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा डबल हेलिक्स मॉडल में क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर होता है, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 2, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3। सर अगला कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक का सामने हमेशा टी आएगा, क्लियर, जी के सामने हमेशा सी आएगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री कैसा है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है, और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है। जैसे क्या होता है, सीता बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, तो क्या हुआ, जैसे सीता वर्ड निकली राम अपने आप निकल जाता है क्या, बिल्कुल वैसा ही क्या है, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन ही आएगा, ग्वानिन के सामने, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ेगा। क्लियर बात है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, जैसे देखिए यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। क्लियर बात है, लेकिन अगर ये कहता कि सिमिलर होता है तो ए के सामने हमेशा ये आता, लेकिन ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगला यूनिफॉर्म डायमीटर। अच्छा ये बताइएगा कि एड, यहाँ देखिए एडेनिन क्या है सर, प्यूरिन, प्यूरिन कितनी रिंग होती है, 2 रिंग ये स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सर। ये थाइमिन क्या है सर, पाइरिमिडिन, पाइरिमिडिन कितनी रिंग होती है, 1 रिंग, टोटल रिंग 3। यहाँ चलिए, ग्वानिन कितनी सर, 2 रिंग, प्यूरिन होती है तो 2 रिंग, साइटोसिन कितनी सर, 1 रिंग, टोटल रिंग कितनी 3। तो इसीलिए इसका जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो फिक्स होती है, और ये कितनी होती है डायमीटर, डायमीटर कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, डीएनए की डायमीटर फिक्स होती है और कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीजें, तो वही कहा है, वन प्यूरिन ऑलवेज बाइंड्स विद द पायरिमिडिन। ऑब्वियस देखिए ना, एडेनिन क्या है प्यूरिन, थाइमिन क्या है पायरिमिडिन, साइटोसिन क्या है पायरिमिडिन, ग्वानिन क्या है प्यूरिन, तो ऑलवेज एक प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से ही बाइंड करेगा। तो टोटल रिंग की संख्या 3, इसीलिए डायमीटर यूनिफॉर्म होगा, हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम ही होगा। क्लियर बात हो गई क्या, ये चीजें। अगला कर है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, ये दूसरी बेस पेयर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 3.4 एंगस्ट्रॉम, या हम बोले एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बोले तो एक कम कर दीजिएगा 0.34 नैनोमीटर, एक पॉइंट इधर ला देंगे। क्लियर बात हो गया, 3.4 है तो एक पॉइंट इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम से हम नैनोमीटर लाते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे अपन। क्लियर बात है कि क्योंकि नैनोमीटर बड़ी होती है, 10 की पावर ये -9 होती है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। क्लियर बात है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ये होता है। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये ध्यान रखना है। अब चले अगला, डिस्टेंस कितना होता है बता दिए सर, बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। यहाँ देखिए ये बैकबोन है क्या, बिल्कुल सर, ये देखिए ये बैकबोन तो किसकी बनी है, ये फॉस्फेट है सर, ये शुगर है, तो शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी है क्या, बिल्कुल सर, ये देखिए शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी है, तो बैकबोन हमेशा शुगर और फॉस्फेट की होगी, और ये 2 नाइट्रोजन बेस को क्या बोलेंगे, बेस पेयर। क्लियर बात है, 2 दोष होते हैं तो उसको दोष का पेयर बोलते हैं, दोष पेयर। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन बेस है तो इसको बेस पेयर बोलेंगे, 2 को क्या हमेशा पेयर बोलते हैं, बिल्कुल सर पेयर बोलते हैं, तो ये हो गई। ठीक है, तो ये बेस पेयर हो गए, 2 नाइट्रोजन बेस है तो उसको हम क्या बोले, बेस पेयर। क्लियर बात है क्या, ये चीजें। अगला चलते हैं, क्या होती है कि सर स्टेप्स क्या होती है बेस पेयर, देखिएगा ना, एक सीधी मान लीजिए, एक सीधी मान लीजिए। क्लियर बात है क्या, तो ये बैकबोन हो गई क्या, सीधी की बैकबोन हो गई क्या, बिल्कुल सर, और ये स्टेप्स हो गए क्या, ये स्टेप्स हो गई क्या, तो स्टेप्स किसके बने होते हैं, स्टेप्स बेस पेयर के बने होते हैं, बैकबोन किसकी बनी होती है सर, शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। क्लियर बात हो गई इतनी। चलिए आगे देखिए, अगला स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, मतलब क्या हुआ सर, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हुई, देखिएगा ये एडेनिन ये थाइमिन हुआ, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बना है क्या, ये स्टेबिलिटी का एक रीजन है, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड, तो दोनों को कौन जोड़ के रख रही है, दोनों को कौन जोड़ के रख रही है सर, हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी का पहला रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बात है, दूसरा बोलता है वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर बेस पेयर, स्टैक्स ओवर मतलब क्या, एक बेस पेयर ये है क्या, दूसरी बेस पेयर ये है क्या, बिल्कुल सर, एक बेस पेयर ये है, दूसरी बेस पेयर ये है, ये दूसरे के नीचे स्टैक्स मतलब लटकना होता है, स्टैक्स मतलब लटकना होता है, तो एक बेस पेयर के नीचे दूसरी बेस पेयर लटक रही होती है क्या, बिल्कुल यही बात है, लटक रही होती है। देखिएगा इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है।
क्लियर बात है, हाइड्रोफोबिक रिपल्सन लगता है, क्लियर बात है। तो इस कारण से एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से नीचे लटक रहा होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या हुए, दो हुए अपने रीजन किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए की। अगला चलते हैं ऊपर में, कुछ हमें बातें करनी है। अब क्या सुनिएगा, इतनी बातें हो गई। अब एक एनसीईआरटी लिखती है क्या, एनसीईआरटी लिखती है कि हमारी डीएनए क्या है कि राइट हैंडेड फैशन में क्या बोलती है, राइट हैंडेड फैशन। तो देखिएगा ये डीएनए है, क्लियर बात है। ये देखिए कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है क्या, क्लॉकवाइज रोटेट करने को ही कहते हैं राइट हैंड डीएनए या बी डीएनए। और दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको जेड डीएनए। आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है हमारी जो डीएनए है सिलेबस में वो बी डीएनए है, क्लियर बात है। इसीलिए राइट हैंडेड फैशन, क्लियर बात है, राइट हैंडेड डीएनए, क्लियर बात है, बी डीएनए। एनसीईआरटी लिखती है द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। पता चल गया क्या कैसे है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है, इसीलिए बोल रहे हैं, क्लियर बात है क्या। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस थी, तो इसीलिए राइट हैंडेड फैशन वाला वो एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिएगा ये, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिएगा, ये हमारी क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हेलिक्स, एक डीएनए की एक हेलिक्स बोलते हैं। ये इसके बीच के लेंथ को क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, हेलिक्स लेंथ बोलेंगे या पिच ऑफ डीएनए बोलेंगे या वन टर्न ऑफ डीएनए बोलेंगे। सर दो के बीच में 0.3 नैनोमीटर, तो पूरे के बीच में कितना हो गया, तो सर 3.4 नैनोमीटर। अगर इसी को एंगस्ट्रॉम में बोलूँ सर 34 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल। क्योंकि सर क्या हुआ कि 3.4 एंगस्ट्रॉम और इंटू 10 बेस पेयर, क्योंकि दो दो हेलिक्स के बीच में देखिएगा 10 बेस पेयर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऊपर 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 बेस पेयर होती है। इसीलिए कहते हैं क्या, 10 को 10 से गुना करते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम को 10 से गुना करते हैं, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें ओके, एक टर्न में 10 बेस पेयर आती है सर, 10 बेस पेयर आती है, इसके मतलब बेस पेयर 10 आती है और एक बेस पेयर में 2 नाइट्रोजन बेसेस, तो टोटल 20 नाइट्रोजन बेसेस। बिल्कुल सर, आपने बताया था एक प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से बाइंड करेगी, तो टोटल 10 प्यूरिन और 10 पायरिमिडीन, बिल्कुल सर। इतनी बातें क्लियर है। अब सुनिएगा सर, अगर किसी की लेंथ पता करना है, कोई डीएनए दिया है, अगर उसकी लेंथ पता करना है तो जितना बेस पेयर हो वो टोटल बेस पेयर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को, बिल्कुल सर। तो ये, तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ डीएनए क्या आ जाएगा सर, लेंथ ऑफ डीएनए के ये फार्मूला हो गया। तो हेलिक्स लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हेलिक्स लेंथ का फार्मूला है, हेलिक्स लेंथ इज इक्वल टू 10 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम आ गया, क्लियर बात हो गई ये चीजें। अब सुनिएगा, एक मेजर ग्रुप बनता है, एक माइनर ग्रुप, देखिएगा यहाँ पे ये आपको देखिएगा, ये मेजर ग्रुप है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे बड़ा ग्रुप बन रहा है क्या, जबकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छोटा ग्रुप बन रहा है क्या, बिल्कुल। तो माइनर ग्रुप, ये देखिए माइनर ग्रुप को बता रहा है, ये मेजर ग्रुप को बता रहा है, क्लियर बात है। यहाँ पे कोई बड़ा चीज जा सकती है, तो मेजर ग्रुप, गड्ढा क्या है, बड़ा है क्या, बिल्कुल मेजर ग्रुप, गड्ढा क्या है, छोटा है क्या, बिल्कुल माइनर ग्रुप। एक कहीं कहीं किसी किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स वगैरह में लिखे रहते हैं, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है क्या। तो इतनी बातें हो गई, क्लियर बात हो गई, आई थिंक इतनी बातें क्लियर। यहाँ तक हमने जो पढ़ लिया सारा चीजें, ये यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है, डबल हेलिक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात हो गई। तो ये चीजें, अब आते हैं क्या, चार ग्राफ्स रूल। अब क्या आते हैं, चार ग्राफ्स रूल। चार ग्राफ्स, एक साइंटिस्ट है, ये नीट 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक, ठीक है क्या, नीट 2016 में गए। चार ग्राफ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला सुनिएगा। सबसे पहली बात, चार ग्राफ रूल जो वैलिड है, किस पे वैलिड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे वैलिड होता है, क्लियर बात है। तो ये सुनिएगा, को क्या बोले, टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पायरेमिडीन, क्लियर बात है क्या, जितनी प्यूरिन होती है उतनी ही पायरेमिडीन होगी। पहली बात तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पायरेमिडीन से बाइंड करता है, तो जितनी प्यूरिन होगी उतनी पायरेमिडीन होगी, इसमें सोचने वाली बात कहाँ। टोटल प्यूरिन मतलब टोटल एडेनिन, प्यूरिन कौन कौन होता है, एडेनिन और ग्वानिन को बोलते हैं क्या, बिल्कुल सर। तो साइटोसिन और थाइमिन के बराबर होगा, बिल्कुल सर। अगर इसको मैं इधर लाऊं तो इसका रेशियो 1 होगा, बिल्कुल सर। या इसको अपोजिट कर दूं तो भी इसका रेशियो 1 होगा, बिल्कुल। अब एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना, क्योंकि एडेनिन हमेशा किससे बाइंड होता है, थाइमिन से। ग्वानिन किससे बाइंड होता है, साइटोसिन से, तो जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा।
तो A/T/1, G/C/1, चाहे उल्टा कर दीजिए, T/A/1, C/G/1। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा दे दिया है क्या, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये दे दिया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में दे दिया सी अर्चिन की डीएनए डबल स्टैंडर्ड होती है। अगर कुछ ना दे तो क्या मानना है, डीएनए दे तो डबल मानेंगे, अगर आरएनए क्वेश्चन में दिया तो सिंगल मानेंगे, बाय डिफॉल्ट है। क्लियर बात है। तो ये चीज है। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन पे, नीट की क्वेश्चन है। अभी क्या हो रहा है, एक सी अर्चिन है, ठीक है, एक सी अर्चिन एनिमल है, उसके क्या है, उसके डीएनए में क्या देखा गया कि 17% बेसेज क्या है, सोन इज साइटोसिन। 17% क्या है सर, साइटोसिन है, साइटोसिन 17%। तो करिए अदर बेसेज क्या होगी। क्लियर बात है कि अदर बेसेज क्या होगी, तो जितनी 17% साइटोसिन है तो 17% भी ग्वानिन होगा। ये तो पता है सर, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, तो टोटल डीएनए क्या हो जाएगा 100%। एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू 100%। ऑब्वियस सी बात है सर 100%। तो ग्वानिन और साइटोसिन 17% है, तो एडेनिन और थायमिन निकाल देंगे। बिल्कुल सर, एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है, तो यहाँ पे एडेनिन और थायमिन इज इक्वल टू 66 और थायमिन को आप एडेनिन लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टी, तो यहाँ टी के जगह हमने ए ले लिया तो 2A इज इक्वल टू 66, तो ए इज इक्वल टू 33। ठीक है क्या, सिंपली बात है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन, तीन तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, यही तीन क्वेश्चन आएंगे। ठीक है क्या, ये देखिएगा, इन्हें डबल स्टैंडर्ड डीएनए 3.4 के का मतलब 1000 होता है, मतलब क्या 3.4 इंटू 1000। सर इसका मतलब 3400 बेसिस पेयर हैं। ठीक है क्या, सर 3400 नाइट्रोजन बेसेज हैं। क्लियर बात हो गई, 3400 नाइट्रोजन बेसेज हैं, तो बेस पेयर कितना आ गई सर, 1700 आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे उसके बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है, फिर भी अपने को पता है। अब उसमें चौथी समय क्या करा, 700 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, एडेनिन के। सो एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन इज इक्वल टू 700। जितनी एडेनिन होगी उतनी थायमिन होगी, बिल्कुल सर। टोटल कितने हैं, तो एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन इज इक्वल टू 3400। आपको पता है ये दोनों मिला के कितना 700, तो 700 ग्वानिन और साइटोसिन सी इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पे भी जी लिख दिए। ठीक है क्या, तो 2G इज इक्वल टू 3400 माइनस 1400, तो 2G इज इक्वल टू 2000, तो G इज इक्वल टू 1000। ग्वानिन साइटोसिन बराबर और कितना 1000। अब क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इन्हें डबल स्टैंडर्ड 4000 बेसेज आर प्रेजेंट, कितनी बेसेज है 4000, तो कितने बेस पेयर होंगे 2000 बेस पेयर होंगे क्या, बिल्कुल क्या होंगे 2000 बेस पेयर कितने होंगे, 4000 बेस पेयर है, बेसेज है, तो कितने बेस पेयर कितने होंगे 2000। क्यों सर, एक बेस पेयर में कितने, एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बेसेज, तो 4000 बेसेज है तो कितने 1700 बेस पेयर आएंगे। कितने प्यूरिन सर, कितने प्यूरिन, अच्छा 4000 बेसेज है तो आधे प्यूरिन आधे पायरेमिडिन, बिल्कुल सर। तो 2000 प्यूरिन और 2000 पायरेमिडिन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितनी प्यूरिन्स होगी उतनी पायरेमिडिन्स होगी, बिल्कुल सर। ये ऐसे 2000 बेसेस पेयर है, ये कोई सब मान लिया एडेनिन आया तो इसके सामने क्या आया, थायमिन आया, ये एक बेस हुई, ये एक बेस पेयर हुआ, एक बेस पेयर हुआ, ऐसे कितने हैं 2000। तो एक एक बेस पेयर में एक प्यूरिन आ रहा है क्या, और दूसरी पायरेमिडिन आ रही है क्या, तो एक बेस पेयर में एक प्यूरिन और एक पायरेमिडिन, एक में एक प्यूरिन और एक पायरेमिडिन, तो 1700 में 1700 प्यूरिन और 1700 पायरेमिडिन होगा क्या, बिल्कुल सर। अब पूछ रहा है न्यूक्लियोटाइड। अब ये बताइए सर, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होती है, बिल्कुल सर ये डबल स्टैंडर्ड होती है। क्लियर बात है। अब सुनिएगा, तो ये कितने सर, यहाँ पे सपोज दैट थायमीन आया, यहाँ पे क्या आया सुनिएगा, थायमीन आया, ये शुगर से जुड़ी होगी और ये फॉस्फेट से जुड़ा होगा। यहाँ पे एडेनिन आया, ये भी शुगर से जुड़ी होगी और ये फॉस्फेट से जुड़ा होगा। मतलब एक बेस पेयर में सर 2 न्यूक्लियोटाइड, एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, तो कितने सर, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो टोटल कितना बेस पेयर 2000, तो सर 4000 न्यूक्लियोटाइड आएगा क्या, बिल्कुल सर 4000 न्यूक्लियोटाइड आएगी।
क्लियर बात है क्या? अब आपको पता है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में क्या होती है सर? जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? एन ग्लाइको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। क्लियर बात है? तो कितने नाइट्रोजन बेसेज हैं सर? कितने नाइट्रोजन बेसेज? 4000। तो 4000 बेसेज है तो 4000 क्या आएगी? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगी क्या? क्लियर बात? सर राइबोज शुगर, हाँ हाँ सर ये तो डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है क्या? बिल्कुल सर ये डीएनए है। और डीएनए में राइबोज शुगर नहीं होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर पूछता तो 4000 बोलते। फॉस्फेट सर जितनी नाइट्रोजन बेस उतनी फॉस्फेट। कितनी नाइट्रोजन बेस सर? 4000, तो 4000 फॉस्फेट। बिल्कुल। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, अब मैंने पहले बताया था, सुनिए, हम मैंने पहले ही बताया था, सुनिए यहाँ पे, चलिए थोड़ा पीछे, आपको बॉन्ड में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, यही देखिए, चलिए अभी क्या होगा कि मैंने बताया था पहले, ये क्या होती है सर? शुगर, नाइट्रोजन बेस, शुगर, और ये फॉस्फेट, ये नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। ऊपर की शुगर नीचे के फॉस्फेट से जुड़ी होती है क्या? बिल्कुल सर, ऊपर की शुगर नीचे के फॉस्फेट से जुड़ी होती है, इतना बताया था। ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, क्या? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्लियर बात है? ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? डाइस्टर बॉन्ड बना देते हैं क्या? तो देखिए, ये बताइए मेरे को सर, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, बाकी ये सारे डाइस्टर बॉन्ड होंगे क्या? बिल्कुल सर, ये सारे डाइस्टर बॉन्ड होंगे क्या? तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कितनी होगी? तो देखिए, सॉरी, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड एक इधर होगी, बिल्कुल सर, एक इधर होगी, मात्र 2 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगी। मात्र 2 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगी। जिधर फॉस्फेट फ्री उधर सिर्फ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, बाकी फॉस्फेट जुड़ी हुई है क्या? देखिए, इधर फॉस्फेट फ्री थी, इधर इधर फॉस्फेट फ्री थी, तो ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, इधर फॉस्फेट फ्री थी, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, बाकी सारी जो भी होगी सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कितना हुआ? आ जाए, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कितना हुआ? 2। बाकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, 4000 में से 2 माइनस कर दो, 3998 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। लेंथ ऑफ डीएनए सर, फॉर्मूला आपने बताया था, लेंथ ऑफ डीएनए का फॉर्मूला आपने बताया था, लेंथ ऑफ डीएनए का फॉर्मूला आपने बताया था, क्या था? 3.4 इंटू बेस पेयर, इंटू बेस पेयर। सर कितने बेस पेयर हैं? 2000, ठीक है क्या? 2000, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगी, क्लियर बात है? तो ये कर लीजिए, 6.8 इंटू 1000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात है क्या? कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 6.8 बिल्कुल इंटू 1000, तो 6800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात हो गई? इतनी सारी बातें हो गई। सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्लियर, कि इतना आपसे नहीं पूछेगा, ये फॉस्फो ईस्टर फॉस्फोडाइस्टर आपसे नहीं पूछेगा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पूछते हैं, जरूरत नहीं है इतनी। अगर आपके नहीं समझ में आ रही है, सिंपली मेरी बात ध्यान रखिएगा, जितने जितने हम क्या कहें, जितने नाइट्रोजन बेसेज जितने नाइट्रोजन बेसेज, क्लियर बात है, उतने में क्या होगी? सिर्फ 2 ही फॉस्फोइस्टर होगी, जिधर फॉस्फेट फ्री होंगे, जिधर फॉस्फेट फ्री होंगे वो फॉस्फोइस्टर, बाकी सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बाकी सारे फॉस्फोडाइस्टर। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर भी छोड़ सकते हैं, कहीं नहीं नीट में पूछा जाएगा, गारंटी है, गारंटी है। इतना दिमाग नहीं लगाना है भैया, जिस पे आता है वहां पूछिए, जिस पे आता है वो वहां चीजें। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, एनसीईआरटी कुछ बेस पेयर देती है, कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्लियर बात है क्या? तो उसकी बातें कर लेते हैं। अब सुनिएगा, क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म दिया है। अब क्या है, बोला है 5174 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज सर वायरसेज हैं, और कैसी है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाली। तो कितना, इसको याद रखने के लिए,
देखिएगा कैसे याद रखेंगे, 4 आ रहा है क्या, 4 के बाद अपने को याद रखेंगे 5, 5, अब 4 से एक कम तो 3, 4 से एक ज़्यादा तो 5, 4 से एक कम 3, 5, 3, 8 और 6 याद रहेगा। क्लियर बात है, 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। लेमडा बैक्टीरियोफाज, यह भी क्या है, वायरस। क्लियर बात है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अच्छा ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड था तब न्यूक्लियोटाइड लिखा, अगर डबल स्टैंडर्ड होती तो बेस पेयर लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल स्टैंडर्ड था तब न्यूक्लियोटाइड लिखा, डबल स्टैंडर्ड होगी तो बेस पेयर लिखेंगे। तो 48,502 याद रखने का तरीका, 48,502, ठीक है। कोशिश कीजिएगा याद रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो बेस पेयर देगा नहीं, क्योंकि नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन, उन्होंने बेस पेयर बताया नहीं था, वो मानते हैं कि आपको याद होना चाहिए, तो इसीलिए यह याद है। ई कोलाई की डीएनए की बेस पेयर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, ह्यूमन में डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और हेप्लॉयड में इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। यही क्वेश्चन आया था नीट में, नीट में क्वेश्चन आया था, इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है। क्लियर बात है। अब देखिए कैलकुलेट लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ डीएनए टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, टोटल बेस पेयर क्या डिप्लॉयड है तो 6.6 इंटू 10, यही हैप्लॉयड है, अगली बार हो सकता है कि या तो हैप्लॉयड है, ठीक है, क्या हैप्लॉयड है, तो ये आपको चेंज करना होगा, 3.3 इंटू 10⁻9 माइनस, सॉरी 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू 3.4 इंटू 10⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम को मीटर में डालेंगे तो ये क्या आ गया, अगर हम डिप्लॉयड लेते हैं तो 2.2 मीटर, 2.244 मीटर की आती है। क्लियर बात है। अब सुनिएगा एक चीज, ये जो 2.2 मीटर की डीएन है, ये हमारे एक सेल में होती है, ये पता है, और एक सेल के में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 मम्मी के और 23 पापा के, तो ये 2.2 मीटर की डीएनए इस सारे 46 क्रोमोजोम में बटी होती है। ये कहाँ लिखा है, एनसीईआरटी सेल वाले चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में। क्लियर बात है क्या, जहाँ पे हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे वहीं पे दिया हुआ है। क्लियर बात है क्या, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं वहीं पे दिया हुआ है। क्लियर, तो ये चीजें। अब एनसीईआरटी एक और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर बात है कि हमें ई कोलाई की लेंथ दी है, ई कोलाई की लेंथ दी है 1.36 मिलीमीटर। अब कह रहा है कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ बेस पेयर, तो हमें ये फॉर्मूला पता है क्या, तो लेंथ ऑफ डीएनए टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ डीएनए दी, टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, या 10⁻−9 नैनोमीटर, सॉरी, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, बिल्कुल, और एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻−9 मीटर, ये भी ध्यान रखेंगे दोनों। क्लियर बात है। तो ये अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आपको बेस पेयर आ जाएगा। क्लियर बात हो गया क्या है। अब अगला पैकेजिंग होती है। क्लियर, अगले वीडियो में देखेंगे पैकेजिंग। क्लियर बात है क्या, बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।